हाँ, तो मित्रों, वेरी 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 अगेन रीस्टार्टिंग माय इशू। तो मैं जो कह रहा था कि एक साथ बड़ा वीडियो बना देता हूँ तो लोगों को कठिनाई होती है, तो मैंने ये नया स्ट्रेटेजी शुरू किया कि हाफ हाफ करके करूंगा। तो मेरा जो पॉइंट था, मैं जो पूरा अभी भी इसी बात पे डिस्कस कर रहा था, आप सभी के समक्ष मैंने इस बात को रखा कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो, और विच द इंडियन मेजोरिटी फेल्स टू अंडरस्टैंड। तो मैं रिकैप कर देता हूँ लास्ट मेरा जो एपिसोड है उसका, आज आपको बताने के लिए, क्योंकि आपको चीजें समझ में है। ठीक है, देखिए, मैंने जो चीज कहा वो ये है, ये कहा आप सभी से बहुत ही धीरे धीरे मैंने समझा कि देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया कि मैं वहां शुरू किया था कि भारत से बाहर से। ठीक है, तो मैंने पहले कहा कि जब आज़ादी नहीं हुई भारत को 47 के बाद, सारे बड़े लीडर्स थे, चाहे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, IAS इंडियन सिविल सर्विस उन्होंने निकाला था। सब बड़े बड़े जो लीडर थे, या तो लॉयर थे, जो वकील थे, सारे वकील थे, या तो इंडियन सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, यही यही उनकी डेजिग्नेशन थी, इसके सिवा वो कुछ नहीं थे। ठीक है, मैं आपको, मेरा आपसे ये कहना है। ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद जब भारत आजाद हुआ, साइंस पढ़ने की एबिलिटी है, तो आईआईटीज तब तो बहुत ही कम थे। आईआईटीज आप मतलब बहुत आईआईटीज थे, मतलब जैसे आज की जैसे हर गली में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, उस समय नहीं था, बहुत ही कम थे। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ही ना के बराबर थे। ठीक है, तो उस समय बीएससी का बहुत बड़ा चलन था, क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल साइंस था, बहुत इजी नहीं होता बीएससी। ऑप्टिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स और क्या स्टैटिक्स, ये सब पढ़ना फिजिक्स में फिर आया जब इंजीनियरिंग भी आया, तो अब आईटी आ गया, सबको आईटी कंप्यूटर साइंस बनना है। क्योंकि तो जो मैंने कहा, इसका पूरा अर्थ ये, तो मैं इसलिए एक प्रवचन आपको भाषण सुना दिया, लेकिन इसका अर्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम एक समय हम 1947 से फिर 2000, हम हमारे सारे लीडर्स बेसिकली लॉयर थे या आर्ट्स के स्टूडेंट थे, जिन्होंने कि भारत को आज़ादी दिलाई, या जिन्होंने कि जिनका कि बहुत बड़ा रोल था भारत के हमारे इस मूवमेंट में। ठीक है, बहुत सबसे रेस्पेक्टेड था। आज भी रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे आपका क्या नाम है इनका, महात्मा गांधी जी हो, चाहे आपके जो है तिलक साहब होता है, चाहे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो मैं बात बता चुका हूँ। लेकिन उसके बाद जो है जब ये शुरू हुआ आपका आज़ादी के पहले बीएससी, अब जो है कंप्यूटर साइंस में भी, अगर अगर आप बीटेक भी आप करें, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के कोई चक्कर में नहीं, और सबको आईटी और सीएससी। मैंने जब अपना इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा, या वो तो जो प्लेसमेंट जो एलोकेशन की लिस्ट आती है, उसमें सबसे हाई प्रायोरिटी था आईटी एंड ये कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। तो आप मुझे बताइए कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेटिक सर्विस है वो इंडियन सिविल सर्विस, इसमें कि इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आता है। वो इंसान को नहीं करना है। इंसान को आर्मी में भी, चलिए, जो आर्मी तो एक्सटर्नल एक एंटिटी है, एक्सटर्नल थ्रेट को झेलने के लिए, लेकिन सबको जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, और विश्वास करेंगे यूपी से ये कल्चर शायद पहले कर्नाटक और पुणे से शुरू हुआ, उसके बाद यूपी और पूरे इंडिया में है, बिहार में भी है। जिसके पास भी कोई जमीन है, कोई जमींदार है, वो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहता है। बल्कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज यूपी में ऐसे जिसके पास ये प्रैक्टिकल कराने के लिए एलिमेंट्स नहीं है, मतलब बेसिक एलिमेंट्री प्रैक्टिकल में वो चल रहा है, खुल गया, और कैसे ना कैसे लड़कों को, वैसे मैं जैसे लोगों, मैं जैसे मेरे माता पिता को, मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री पाओ मिल दिलानी है, चाहे उसके लिए मैं चाचा को जमीन बेचनी पड़े। तो ये क्यों है ऐसा चीज, तो क्यों? और सबसे तीसरी जो बात मैंने बताई, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं अपने जैसे टैगोर पब्लिक स्कूल में पढ़ा था, तो प्राइवेट स्कूल था, सीबीएसई से एफिलिएटेड था। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें कॉमर्स और साइंस होता, लेकिन आर्ट्स का डिपार्टमेंट ही नहीं था। मैंने जब सिविल सर्विस के, मैं एक फ्रेंड ने बताया कि मैं मेरे दोस्त लोग आर्ट्स लेके पढ़े, आर्ट्स लेके कहाँ पढ़ सकते हैं, हम लोग साइंस और कॉमर्स सुना, नहीं कहा आर्ट्स भी एक डिपार्टमेंट होता है इंटरमीडिएट में, जो कि आईएएस का प्रीकर्सर है, मतलब बीए से पहले थी। तो इसका मतलब आप देखिए, जो मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो मैंने ये पूरी कहानी आपसे कही, जिसको मैंने अब आपके सामने जिक्र किया, लेकिन आज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है आपके सामने, वो ये मुद्दा है कि देखिए, कि एक समय हम, जब आज़ादी के पहले सबसे बड़े बड़े नेता हमारे थे, या सबसे बड़े आदर्श पुरुष थे, उनका सीधा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं था, या था भी तो बहुत कम। तो वो लॉयर थे या तो राइटर थे, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। आज़ादी के बाद अगर देखें तो बहुत कम आईआईटीज थे और एनआईटीज थे, बहुत कम हद तक कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज थे, तब भी लोग बीएससी पढ़ते थे, और ऐसा कोई क्रेज नहीं था। लेकिन आज सबको एक इंजीनियरिंग पढ़ना है, ऐसा क्या कारण है? तो इसका कारण है इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये बहुत ही सीरियस बात है, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखिए, एजुकेशन जो है, या समाज की जो दिशा दशा है, वो उससे आप इकोनॉमिक्स को बाहर हटा नहीं सकते।
आज से 30-40 साल पहले हो सकता है बिजनेसमैन होना एक बहुत बड़ा कलंक था। आज ये चीज़ या एंटरप्रेन्योर होना बहुत बड़ा कलंक नहीं है। महान चाहते मोदी जी खुद आज के प्रधानमंत्री कहते हैं इंडिया इज़ अ इंडिया एंटरप्रेन्योर डे, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे, इंडिया एंटरप्रेन्योर डे मोदी जी बनाते हैं, कहते हैं स्टार्टअप्स की कंपनी है। मैं बताता हूँ मेरे खानदान में किसी ने स्टार्टअप कभी नहीं सुना। मेरे खानदान में किसी ने स्टार्टअप नहीं सुना। मैंने बैंगलोर में खुद स्टार्टअप सुना। स्टार्टअप सच में पैसा कमाने का बहुत अच्छा जरिया है, ठीक है। हमारे घर में सबको या तो सिविल सर्विस बनना है या तो आई फौज में जाना है, ठीक है। ये मानसिकता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टअप डे मोदी जी ने बनाया। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए एक तरफ जब बाल गंगाधर तिलक और मोतीलाल नेहरू जी थे, उस समय कोई साइंस लेके भी पढ़ता था तो उसको एलएलबी पढ़ना था सबसे बड़ा, और देवदास को अपने उसके पिताजी ने एलएलबी पढ़ने भेजा था। महात्मा गांधी और नेताजी बोस और इन सब रविन्द्रनाथ टैगोर के समय भी साइंस एक पढ़ाई थी, लेकिन कोई उसमें एक्सपर्टाइजेशन का बहुत रिक्वायरमेंट था। जब भारत आजाद हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज जस्ट खुले तो बीएससी बहुत बड़ा माना जाता था, क्योंकि साइंस लेके जो पढ़े, जो फिजिक्स को, ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ सके वो है। आप देखिए कोई हम जब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने अपनी कहानी बताई, जब मैं बीएससी में मुझे कहा कि जाओ तुम्हारा अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मेरे मेरे मोहल्ले के जो मेरे फादर के दोस्त, उन्होंने फोर्स किया मेरे फादर को, कहा कि नहीं आप अपने बेटे को इंजीनियरिंग में डालेंगे, बीएससी में मत डालिए, इससे कह रहे हैं। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है, चाहे कितना आप घमंड दिखा लें, लेकिन आपको इकोनॉमिक वैल्यूज, इकोनॉमिक जो फैक्टर है लाइफ का, वो आपको झुका देती ही देती है, ठीक है। आज से 30 साल पहले 30 साल पहले बिजनेसमैन की कोई कीमत नहीं थी, और उसको बड़े ही सरमाइल मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि एक ऐसा कि ये प्राइवेट नौकरी करता है, ये था। लेकिन आज मोदी जी तक कहते हैं कि इंडिया शुड बिकम अ स्टार्टअप कंट्री। स्टार्टअप के लिए बैंगलोर इतना लोग आते हैं, पुणे बैंगलोर स्टार्टअप के लिए आते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और आप जो मैंने आपको पाकिस्तान से कंपेयर किया, कि पाकिस्तान से जब मैंने आपको कंपेयर किया, इतना इतना पीछे कि एक टाटा है, जैसे एक सिंगल आदमी के सामने भी उसकी पूरी कराची स्टॉक एक्सचेंज की हाफ हाइट है, और उसके पास एटम बम है, ये है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बिहार का एग्जांपल दिया कि इंडिया की सबसे बड़ी सिविल सर्विस की जो खाती है, मतलब उसका जो कंटेंट है, जिस स्टेट जाता है, वो खुद इतना इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि आज चाहे हम माने चाहे ना माने, एक समय मिसेस गांधी ने सोशलिस्ट वर्ड को अपने देश में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री कराया। भारत में जो चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो फ्री गैस हो, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, जैसे केजरीवाल जी ने, ये सब सोशलिज्म के अंतर्गत है। कोई चीज फ्री देखिए किसी डेमोक्रेसी और सोसाइटी में नहीं मिलती। फ्री तभी एक सोसाइटी में मिलती है जब आप किसी का हक छीन के किसी को दे रहे हैं, ठीक है। यही फ्री का मतलब यही होता है, ठीक है। तो जब ये चीजें इस तरीके से, इस चीजों को हमने हमने इन्फोर्स किया, तो इसके लिए जो मनी है, इसके लिए फंड आ कहाँ से रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। इसका फंड आपको आता है जो आपकी कॉर्पोरेट कह लीजिए, उसमें आप बेटा प्राइवेट नौकरी करत हो, तो वही जो प्राइवेट नौकरी करत हो का एक धिक्कार है, वो ये है कि क्योंकि कोई स्टार्टअप, तो भाई जैसे आप अगर देखिए बेंगलोर में और पुणे का मैं एग्जांपल ले लूं, यहाँ पर तो स्टार्टअप का भरमार है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, जो मैं एक दिन बाहर पैदल चल रहा था, तो पैर बहुत दर्द हुआ, तो मैंने कहा कि यार कोई मिले, कुछ गाड़ी, तो एक यूलू करके एक छोटी साइकिल बाइक टाइप की पड़ी थी। तो उसने कहा ये आपने मोबाइल में डाउनलोड करी, इस यूलू से अपने घर चला जाओ। हमने कहा ये है क्या? तो उसने कहा ये एक स्टार्टअप है। ये किसका? तो हमने मतलब इसने इन लोगों ने पूरे बैंगलोर सिटी में कई ऐसे बाइक या डबल साइकिल को अपने ब्लू में पेंट किया। इसमें इन्होंने एक ट्रांसमीटर या एक स्कैनर लगा दिया है, जैसे आपका उसमें होता है, अरे फोन पे का होता है, ठीक है, उसमें। और जब तू इसको पे कर देगा तो इसको ऑन हो जाएगा, फिर तू घर में इसको रख के फिर यहाँ जहाँ से जाते रहते ये इसको, तो ये एक स्टार्टअप, और ये बहुत ही बेहतरीन स्टार्टअप, इसमें लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं। हम लोग ये भी होता था, हम लोग सुनते थे एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ या तो सिविल सर्विस होती है, तो आर्मी होती है, या तो बैंक होता है, या तो ये होता है। ये क्या स्टार्टअप है? मैं फिर एक जिम गया, तो वहां पर वो जिम में ऐसा था कि कह लीजिए कि वो उसमें क्या था, उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है, और उसमें क्या होता है कि उन्होंने पहले ट्रेनर को लाते हैं और फिर स्टूडेंट्स को लाते हैं, आपको ऑनलाइन पे होता है। तो ये भी एक स्टार्टअप है। हमने कहा मैंने तो पूरा नौकरी करने के लिए एमएससी पढ़ना पड़ता है। हाँ, ये भी स्टार्टअप है। और विश्वास नहीं करेंगे, बैंक, मेरे दोस्त जो 3-3 साल नौकरी करके बैंक में कमा रहे हैं, शायद अभी क्लर्क की शायद शुरुआती सैलरी 28 या 29,000, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पीओ की ज्यादा होती है, उससे ज्यादा वो कमा रहे, जो कि एक जिम में, जो एक जिम, या जो एक क्या कह लीजिए, एक जिम का भी जो स्टार्टअप फॉर्म है, या तो मेरे पास मैं बेंगलोर आया, तो मेरे पास स्कूटी नहीं थी, तो मैंने कहा ये देखो बाउंस स्कूटी है, प्लीज इसको तो बुक कर ले, जोमेटो की तरह ये भी तू ले सकता है। तो तो फिर मैंने जब अप्लाई किया, तो बाउंस एक बहुत बड़ा स्टार्टअप, उसमें बहुत हजार हजार लोग उसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। तो मैंने कहा तो वो भी बहुत एम्प्लॉयमेंट देती है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप देखिए
तो ये स्टार्टअप का रोल देखिए कितना 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 ग्रेट रोल है ये प्ले कर रहा है इंडिया की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, ठीक है। तो तो मेरा जो कहना है और मेरा जो ये पूरा ये चैप्टर है आज का, मैंने जो इस बात को कहा, इसकी तस्दीक की आपके सामने, वो ये था कि ये इसका उल्लेख किया आपके सामने कि 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 जो अब मैं फाइनल बात कहने का इच्छुक हूँ कि जो इकोनॉमी है देश की, जो देश का एक अर्थव्यवस्था है और जो एक देश का एजुकेशन है, उस वो इनसेपरेबल है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम तो मानते नहीं इकोनॉमी ने, बिल्कुल। ना तो आज क्यों ऐसा है कि मैं टैगोर पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, इतना ग्रेट स्कूल था, सीबीएसई से एफिलिएटेड था, उसमें आर्ट्स डिपार्टमेंट नहीं था। मुझे अपने दोस्त ने बताया कि आर्ट्स डिपार्टमेंट भी होता है जो कि आईएएस बनने का प्रीकर्सर होता है, ठीक है। ये तो इंडिया के आप और छोटे एग्जांपल और देते हैं। आप इंडिया देखिए, मैं अमेरिका वाले कभी कभी चौक जाते हैं। मेरी कई अमेरिका के दोस्त थे जो मेरे मित्र थे, क्योंकि मैं आपको जैसे मैंने बताया कि मैं जैसे मैंने आपको जैसे बताया अमेरिका के मेरे मित्र बहुत थे, और वो जो थे क्या मैं कह रहा था आपसे, हाँ, वो जो थे इंडिया को पढ़ते, तो वो बहुत चौंक जाते हैं कि हमारे यहाँ जो आईआईटी के लेवल का जो बच्चा होता है वो जो है हर समय इंटरप्रेन्योर बनता है। ये इंडिया में ऐसा क्यों है कि सारे टॉप आईआईटीएंस, अगर आप इस साल का सिविल सर्विस का रिजल्ट निकालिए, तो टॉप ब्रैकेट में जो सिविल सर्वेंट्स है, जो कि आईएएस बनते हैं टॉप ब्रैकेट में, सब आईआईटीएंस है। तो लोग कहते हैं कि जैसे मछली का बिजनेस और रियल एस्टेट बिजनेस का कोई रिलेशन नहीं है, वैसे सिविल सर्विस का और आईआईटी का कोई रिलेशन नहीं। सिविल सर्विस की पढ़ाई पूरी हिस्ट्री और सिविक्स और इकोनॉमिक्स से बेस्ड है, आईआईटी की पढ़ाई टेक्निकलिटी है। दोनों में क्या संबंध है? तो संबंध ये है कि ये इंडिया, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया, कि आपके सबसे बड़े बड़े सिविल आईआईटीएस भी सिविल सर्विस में जाते हैं। ये आपको बना सुंदर पिचाई और सत्या नडेला नहीं बन जाते, वो वर्दी चाहते हैं। क्योंकि इंडिया में देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों इंडिया में ये दिखाया जाता है। मैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाइए, दिल्ली में मैं एक बार गया, कई बार गया हूँ, बहुत समय गया हूँ, एक बार नहीं गया हूँ, तो हर चीज में लिखा है भारत सरकार। एक चपरासी भी घूमेगा, जिसको कहते हैं ना जज का ड्राइवर भी घूमेगा, बोले भारत सरकार, जानता हूं मैं सरकारी आदमी का वो हूं। तो सरकार यहाँ पर अपनी पावर को फोर्स करती है लोगों पे। सरकार और नॉट में किसी किसी नेता के अन्य, जो एक सरकारी जो आदमी है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो चाहता है कि मैं दिखाऊं अपने आप को। क्योंकि अगर आपको सेवा ही करनी है, तो आप तो एक टीचर बन गांव में जाके 10 बच्चों को पढ़े सेवा, तो वो भी आपको क्यों पोस्ट कुर्सी क्यों चाहिए आपको सेवा करने के लिए? ये मेरा एक बहुत बड़ा आपसे, हाँ, तो ये मेरा आपसे कहना है कि आपको अगर सेवा ही करनी है गरीबों की, तो आपको उसके लिए कुर्सी की क्या जरूरत है? आपको दिखावे की क्या जरूरत है कि ये देखो मैं ये हूं, मैं वो हूं? इस दिखावे की जरूरत इसलिए है भाई, सभी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी तंत्र है, यहाँ का जो सरकारी का सिस्टम है, वो खुद को इन्फोर्स करना चाहती है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एमबीए आईटी, एमटेक आईटी से करके, अगर मैं किसी, समझ लीजिए मैं एक विप्रो में एक बहुत बड़ा पोस्ट वेब डेवलपर हूँ, तो मेरी उतनी, मैं बैंगलोर की बात नहीं कर रहा हूँ या पुणे की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के जो, मैं अगर यूपी का एग्जांपल है, तो मेरी उतनी इज्जत नहीं है। लेकिन एक हवलदार पुलिस का कह दे, जानते हो मैं कौन हूँ, साहब को बुला लाऊंगा, लोग अरे दरोगा साहब, सब इंस्पेक्टर को वहां पर दरोगा कहते हैं यूपी में। मैं आपको बताता हूँ, ये शब्द शायद और सबको पता ना हो। दरोगा साहब की बड़ी बड़ी वाहवाही और बड़ी वो है। तो ये जो एक है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट में हूँ, तो मैं अपने पावर को प्रोजेक्ट करूंगा लोगों के सामने, मैं दिखाऊंगा कि मैं देखो कितना ताकतवर हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा। मैंने यूपी में आप देखेंगे, मैं वहां रहा हूँ, जो जज साहब का जो ड्राइवर होता है, उसका इतना घमंड है, जज साहब बेचारे सीधे हैं, जज साहब के ड्राइवर घमंड है, मैं जज साहब का ड्राइवर हूँ। तो जो मैं ये तो जो मेरा मूलभूत है, मैं अपने आप को वन बाय वन, 13 मिनट हो गया इसको, इस पार्ट ऑफ वीडियो को मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, लेकिन वन बाय वन मैं आपको अपनी बात कह देता हूँ, ताकि आप समझें कि इस वीडियो का मेरा लक्ष्य क्या था, ठीक है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि मेरा आज का टॉपिक का जो नेम था, वो पहले था इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन, द टू अनसेपरेटेबल विंग्स ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। अब मैं पहला मैंने आपको एग्जांपल दिया, सबसे बेसिक भारतीय भारतीय आजादी क्या कह लीजिए, भारत देश के इतिहास का, ठीक है, भारत देश का, ठीक है। तो जब आजाद 1947 के पहले सबसे बड़े टॉप इंटेलेक्चुअल्स थे देश में, अगर हम देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष बोस, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, इन लोग कोई इंजीनियर या डॉक्टर या कह लीजिए कि प्राइमरीली साइंस के लोग नहीं थे, ठीक है। कुछ लोगों ने साइंस पढ़ी होगी अपने 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 इंटरमीडिएट स्कूल लाइफ तक, लेकिन ये सब एलएलबी थे, एलएलबी एलएलएम करने के लिए आपको साइंस की फंडामेंटल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर इतने बड़े महान लेखक, वो तो प्योरली आर्ट साइड की, तो साइंस साइड से रिलेशन नहीं। फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो फिर आईआईटीज बनी, लेकिन बहुत कम आईआईटीज थी मेरे हिसाब से। कितना हम कहें आपको, आईआईटीज कितनी थी, बहुत कम आईआईटीज थे, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज थे। तब मतलब इतने ज्यादा, आज हर स्टेट में, यूपी का एग्जांपल लीजिए, हर गांव में आप जाइए तो इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं, ऐसा नहीं था।
तो तब लोग बीएससी पढ़ते थे, और बीएससी सचमुच ही मैं आपको कहूँ कि अगर आप फिजिक्स की बीएससी पढ़िए तो इतने कठिन, इतने फिलोसफिकल टॉपिक उसको पढ़ के निकल पाना इतना आसान नहीं है। फिर इंजीनियरिंग का जब रास्ता खत्म हुआ, आपको मैं समझाता हूँ। इंजीनियरिंग के बाद जब जो ये हुआ, तो इंजीनियरिंग जब पहले होता था 70s में, तो आप सब लोग इंजीनियरिंग लेते थे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये इंजीनियरिंग जो है एवरग्रीन करता है। और आज भी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का सबसे बड़ा जो एग्जाम है इंडिया में, उसकी जो मेन स्टे है, वो आज का वो नहीं है आपका कंप्यूटर साइंस यानी आईटी नहीं है, वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, ये सारे हैं, ठीक है। फिर जब आईटी इंडस्ट्री का इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ भारत में, तब लोगों ने आईटी कंप्यूटर साइंस, आज अगर आप देखिए, मैंने जब अपना बीटेक एलोकेट करने गया था, सबसे जो क्रीम क्रीम वो थी आईटी एंड सीएस था, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मेरा कहने का अर्थ ये है आपसे कि आप चाहे कितने भी अखड़ लीजिए, कितने भी बुरा कह लीजिए, कितना भी कह लीजिए कि बिजनेसमैन नहीं बनना है तुम्हें, फौज में ऑफिसर, फौज तो चलिए, मैं फौज की हटा देता हूँ, तुम्हें पीडब्ल्यूडी में ऑफिसर बनना है, तुम्हें सिविल सर्विस बनना है, तुम्हें आईएएस आईपीएस बनना है, ठीक है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने समय दिया है जीवन के इसमें। लेकिन लेकिन एक देश की जॉब, यह देश का जो सर्विस सेक्टर है, जॉब का जो विभाग है, वो चलता है देश की इकोनॉमिक को मद्देनजर रखते हुए। वरना क्या कारण है कि दो, मैं आपको एग्जांपल, एक पहला एक्सटर्नल देता हूँ कि एक स्टेट पाकिस्तान, जिसके पास भी सेम पाकिस्तानी आर्मी है, सेम पाकिस्तान सिविल सर्विस है, सेम पाकिस्तान बैंक है, सेम पाकिस्तान रेलवे है, सेम पाकिस्तान फॉरेन सर्विस है, सेम पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक ही स्वरूप के हैं, दोनों दोनों का मतलब कि अगर आप देखें, ठीक है। और इसके बावजूद वर्ल्ड में वो इतना इतना एटॉमिक वेपन और मिसाइल भी है उसके पास, जो कि उसने भीख मांग के किसी से शायद लिया होगा। इतना इतना वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है कि आपका जो ये है, मतलब उसकी जितनी भी, मतलब आप उसकी बैकवर्डनेस है, वो कम होगा, ठीक है, इतनी बैकवर्ड है। आज एक टाटा का जो मॉनेटरी कैपिटल है, कराची स्टॉक एक्सचेंज का मॉनेटरी कैपिटल करीब उसके आधी है, ऐसा है, ठीक है। दूसरा चीज, इंडिया में अगर आप स्टेट्स को देखें तो अपने, जैसे यूपी बिहार दोनों को मिला लीजिए, तो अपना जो उसकी तो यूपी बिहार से अगर मैं कहूँ तो 50% सिविल सर्वेंट यूपी बिहार से प्रोड्यूस होता है, जिसमें कि इंडिया में मोस्ट आईआईटी से सिविल सर्वेंट बनता है, आईएएस। तो यूपी बिहार के चिराग तले क्यों इतना है अंधेरा, तो जिस बिहार के सिविल सर्वेंट मोदी जी को डायरेक्शन देते, वो बिहार आज इतना ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल क्यों बन गया एज कम्पेयर टू तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र, पुणे एंड बॉम्बे, अहमदाबाद, आपका दूसरा क्या है, तमिलनाडु, चेन्नई एंड बैंगलोर, क्यों इतने पीछे बन गए? सिर्फ एक ही उसका कारण है कि ओवर रिलायंस ऑन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सर्विस, excessive glorification of गवर्नमेंट पावर प्रोजेक्शन। जैसे अगर आप दिल्ली में जाइए, यूपी में भी जाइए, जैसे बड़ी सिटी में हर चीज वाले, एक गाड़ी वाला भी, एक जज का ड्राइवर भी अपने नीचे भारत सरकार, और ये हटो मैं जानता हूं मैं कौन हूं। तो ये जो ओवर प्रोजेक्शन है गवर्नमेंट पावर का, भाई अगर आपको सिर्फ सेवा ही करनी है तो आपको क्यों, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट्स, मेरे दोस्त, मतलब मुझसे उनसे बातचीत हुई है कई बार, लेकिन ये जो बिना बात के पावर का घमंड है, और ये दिखता है, मतलब आप अगर, मेरे दोस्त यूएस में थे, वो बता रहे थे, यूएस में आपको दो चीज का बहुत अंतर, उन लोग चौंक जाते हैं यूएस वाले। मैं और बात बताऊंगा, लेकिन इसमें एजुकेशन में पहली बात तो उनके देश में आपको हर जगह जहां भी आप जाएंगे, सेक्रेटरीट के सामने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लिख के नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत ही कम है, मतलब कि उन लोग पावर रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं करते। दूसरा है, उन लोग ये कहते हैं कि जो आईआईटी वाले, एम्स वाले हैं, और जो एनआईटी वाले, और जो ये नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज, इन लोग इतना सिविल सर्विस में क्यों जाते हैं? अगर आज भी इस बार का भी अगर रिजल्ट देखे सिविल सर्विस का, तो टॉप ब्रैकेट है सिविल सर्विस का, वो इंजीनियर्स हैं। बल्कि इंजीनियरिंग और सिविल सर्विस का उतना ही रिलेशन है जितना मछली बेचने का और रियल एस्टेट के बिजनेस का है, दोनों से कोई रिलेशन ही नहीं है। जावा, मैं अगर सिंपली जावा का एग्जांपल लूं, जो मेरा मेन स्टे है, उसमें अगर आप, मैं चलिए जावा की बात नहीं, चैप्टर 1 शुरू होता है ओवरव्यू ऑफ जावा, दूसरा शुरू होता है व्हाट इज जावा वर्सेस क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, थर्ड होता है लिटरल वेरिएबल, इफ एल्स फिर इनहेरिटेंस में जल्दी बता रहा हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म आता है, फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क आता है, फिर एडब्ल्यूटी आता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट आता है, फिर करते करते फिर एरर सेटलमेंट होता है एक तरह से, फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क, फिर आता है आपका एडवांस जावा, जिसमें जेडीबीसी स्टड्स फ्रेमवर्क करके है, ठीक है। मैं जल्दी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक जावा का जो बंदा है, फॉर एग्जाम्पल इज अ वेरी फाइन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, उसको क्यों ऐसा लगता है कि वो इस फील्ड को छोड़ के सिविल सर्विस में जाएगा? वो जाता है, मैं तो कई दोस्त अभी भी इच्छुक है, और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये ऐसा क्यों पेक्युलर टेंडेंसी है? ये एक पहला क्वेश्चन है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता कि सारे सिविल आईआईटीएस जो है वो, या ये जो है एम्स वाले सब सिविल सर्विस में जाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये
वो एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो चलिए दो तो ये पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको हंस के बताया कि भाई एक प्रियेश नाम है जिसने कि बीटेक किया, पीजी डेक किया और एमबीए आईटी से किया, वो चाहता उसे क्लर्क की नौकरी मिल जाए। मोदी जी, गहलोत साहब या योगी जी आए कह रहे प्रियेश तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी है, तुम्हें क्लर्क की नौकरी दे रहा हूं, अगर खुश होकर ऑफिसर की दे दिया तो मैं तो अपना खून बहा दूंगा। ठीक है, उसे प्रियेश को इतना चाहिए सिर्फ। ठीक है, लेकिन धीरू भाई अंबानी जो कि पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे, जो कि बहुत ही कठिन स्थिति में उन्होंने अपना जीवन बताया, उनको उनका सपना रिलायंस बनना, लेकिन प्रियेश का सपना है एक क्लर्क बन जाना, या क्लर्क छोटा है अगर थोड़ा, ऑफिसर बन जाना। और फिर सुनिए मैं जो दो बात कह रहा हूँ कि धीरू भाई अंबानी जो पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे और बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में वो बड़े हुए, वो रिलायंस का वर्ल्ड कप भी उन्होंने इंदिरा गांधी के बिहेस्ट पे कहने पे कराया। और एक तरह से कह लीजिए, अगर मैं प्रियेश होकर आपसे कहूँ कि इतना बड़ा उनका सपना था कि हम भी बच्चे थे जब टीवी में क्रिकेट, एक सोच थी एक सपना था, कम ऑन इंडिया कर लो दुनिया मुट्ठी में, हम बच्चे थे। तो ये धीरू भाई अंबानी का सपना है, लेकिन प्रियेश का सपना है कि बीटेक सीडेक और एमबीए आईटी के बाद हमको एक क्लर्क की नौकरी मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा एक ऑफिसर की, बस उससे कुछ नहीं चाहिए। फिर हम घर में चिपकाएंगे अपने उसकी प्रियेश घोष, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी ऑफिसर ग्रेड, ढक 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 चिपकाएंगे, लोगों को दिखाएंगे देखो हमसे बोलते हो हम मोदी जी से हमारा प्यार मोहब्बत है, लेकिन हम ये हैं। तो ये, अब चलिए मजाक हटाता हूँ, ये तो ये जो एटीट्यूड है, जैसा पाकिस्तान में जाइए वहां है, वहां तो भुट्टो को फांसी दे दिया, फौज के अलग वहां है और फौज की गुंडागर्दी है वहां। तो ये जो पूरा जो एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है माइंडसेट का, इस इंस्टीट्यूट देखिए, अगर आप गवर्नमेंट देखिए कुछ काम जैसे पुलिसिंग है, टैक्स कलेक्शन, ये गवर्नमेंट का बेसिक वर्क है, इसको आप उससे मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो सरकारी के रेलवेज, इंडिया में रेलवेज को भी आप ऐड कर लीजिए, और एक्सटर्नल थ्रेट के लिए आर्मी है, ये गवर्नमेंट की बेसिक काम है, ब्रिटिश इंडिया का एक स्ट्रक्चर जो कि इंडिया में आया। ठीक है, ये लेकिन उसके बाद हर चीज पे अगर आप गवर्नमेंट के ही पीछे, मैं अपनी बात करूं, मैं गवर्नमेंट नौकरी के ही पीछे, मतलब या गवर्नमेंट को ही आप एक एड्रेस करते रहे, गवर्नमेंट के पीछे ही आप लगे रहे, तो और प्राइवेट सेक्टर को या इंटरप्रेन्योरशिप को आप बिल्कुल ही धिक्कार कीजिए कि ये तो बहुत घटिया है, ये तो बहुत दो कौड़ी का काम है, ये किसी को नहीं करना चाहिए, धिक्कार के लायक है। तो फिर आपके देश का भी इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी की जैसी ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान क्या, मैं आपको कश्मीर का एग्जांपल दे देता हूँ। आप बताइए, इतनी बेंगलोर कहाँ पहुंच गया, महाराष्ट्र कहाँ पहुंच गया, ये कहाँ पहुंचे, जम्मू कश्मीर में, तो कश्मीर में अब तो कुछ होने वाला है, कश्मीर में तो सिर्फ बंदूक चलते रहे। दूसरे बिहार का एग्जांपल लीजिए, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविल सर्विस का केंद्र है पूरे भारत में जो है, क्योंकि यूपी बिहार मिलकर 50% सिविल सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, और सिर्फ बिहार का अगर देख लीजिए पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़े सिविल सर्वेंट है, जो कि मोदी जी को जो कि आइडिया देते हैं, और वो क्या चिराग, वो बिहारी आज इकोनॉमिकली सबसे बैकवर्ड है, रेवेन्यू कलेक्शन में सबसे, या रेवेन्यू रेवेन्यू के मामले में सबसे बिहार पीछे है। तो क्यों है ऐसा? और बेंगलोर में आप आइए, मैं आपको यहाँ पे तो यहाँ पर ये आप बाउंस का जो बाइक है, जो ये होता है स्कूटी है, या यूलू का साइकिल है, या आप जाइए कल्ट जिम में जाइए, या आप जाइए उसमें जोमेटो में जाइए, स्विगी में जाइए, तो वो, या तो आप जाइए किसी खाना खजाना फूड में, सारे जो है वो है बॉक्स 8 करके है, यहाँ पर सारे जो है ये है स्टार्टअप्स है, कोई खाना बना रहा है, कोई बाइक प्रोड्यूस कर रहा है, और इसकी जो सैलरी है वो सचमुच ही दरोगा साहब की सैलरी से का ज्यादा है। दरोगा साहब जो कि घूमते हैं यूपी में, तो सब मैं दरोगा हूँ संभाल के होश में, तो ये उससे ये ज्यादा है। ठीक है, मैं सारे दरोगा बुरे नहीं होते, बहुत लोग अपनी जान भी देते हैं पुलिस सर्विस में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस पे, मैं प्रियेश की तरह नहीं बोल रहा हूँ, एक मैं भारतीय की तरह आज बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्विस के पिछलग्गू बन के रहना, या गवर्नमेंट सरकारी चाहे वो पियोन हो, जैसे मेरे दादाजी ने कहा कि मैं पियोन पसंद करता हूँ, लेकिन प्राइवेट नौकरी से मुझे बहुत ज्यादा चिड़ है, इसको सिर्फ टारगेट करना और ये कहना कि हम इंटरप्रेन्योरशिप को, हम बिजनेसमैनशिप को बिल्कुल ही हम घटिया मानते हैं, ये बहुत ही दो कौड़ी की चीज है, ये करना ये आपके देश को सुसाइड की तरफ ले जा सकता है। पाकिस्तान में हुआ, बिहार में आप देखिए, बिहार में कोई अब जो जितना मैं जानकारी, मैं तो यूपी में बीटेक उटेक करने के बाद, या बीटेक के भी कोई नहीं करता, बाहर बेंगलोर में करते, कोई रहता नहीं, सब इंडिया दूसरे पार्ट में चले आते हैं। तो ये चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्योंकि ये इसका सबसे फंडामेंटल कारण है, जो हमारे वर्ल्ड में जो जब इकोनॉमी बनी, तो एक इकोनॉमी थी जिसको कि हम प्राइवेट इकोनॉमी कहते हैं, जिसको कि हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सोशल सेकुलर वर्ड आया, और एक टोटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जैसे कि यूएसए आया। मतलब वहां, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने पहले भी कहा, जैसे पहले जमाने जो इंडियन क्रिकेट टीम बनती थी, तो उसमें क्योंकि हर नेता का प्रेशर था, इंडिया इतना डाइवर्टेड कंट्री, डाइवर्स कंट्री है,
तो आपको किसी यूपी से ही प्लेयर को लेना पड़ेगा, किसी किसी प्लेयर गुजरात सॉरी किसी प्लेयर को पंजाब से भी लेना पड़ेगा, किसी प्लेयर को तमिलनाडु से। लेकिन अगर आप क्रिकेट टीम की बात करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट टीम की जो कोच थी वो महाराष्ट्र से थी, गुजरात महाराष्ट्र देखिए, बॉम्बे से थी, ठीक है, क्रिकेट का गेम था। हॉकी में भी, लेकिन हॉकी में भी अगर आप देखिए पंजाब से कोच थे। और अगर आप क्रिकेट फुटबॉल इंडिया फुटबॉल में कोई खराब कंट्री नहीं था, मैं आपको बता दूं, मिल्खा सिंह जैसे फोर्थ आए थे ओलंपिक में, इंडिया की फुटबॉल ही फोर्थ आई थी, इंडिया ने फ्रांस से ड्रॉ किया था। और इंडियन एशिया देखिए, एशिया की अब आप बात करें 57 मुस्लिम कंट्रीज, थोड़े अफ्रीका के हटा दीजिए, ये 45 प्लस मुस्लिम कंट्रीज और फिर 10 बुद्धिस्ट कंट्रीज, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सब मिला लीजिए इंडिया की ईस्टर्न साइड में। और इंडिया फिर तो इतने इंडिया में, एशिया में इंडिया ने 2 बार एशिया कप या 2 या 3 बार एशिया कप जीता है फुटबॉल में, एशिया कप, और ओलंपिक के फाइनल में पहुंची, ठीक है। तो फुटबॉल में भी इंडिया जो थी, कह लीजिए कि फुटबॉल जो थी बेसिकली जो है बंगाल पीके बनर्जी था, शैलेंद्र मन्ना थे, सो बंगाल से फुटबॉल की सबसे, ऐसा अगर आप देखें तीनों खेल की शुरुआत कलकत्ता सिटी से हुई है। मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट की शुरुआत हुई है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम बना, फुटबॉल की शुरुआत आप जानते हैं ईस्ट बंगाल क्लब बना वहां पर, और बागान क्लब बना, ठीक है। और हॉकी की शुरुआत जो हुई है वो भी हुई है बंगाल से, टीडी बेक्टन कप, लीगल मेंबर्स ऑफ बंगाल, और सेकंड है आपका कलकत्ता हॉकी लीग, ये तो दोनों था। लेकिन जो जो पहले इंडिया के हॉकी कैप्टन जिन्होंने गोल्ड जीता वो ध्यानचंद नहीं थे, वो श्री जयपाल सिंह थे, जो कि अनडिवाइडेड बंगाल, जैसे उसके पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब था, तो झारखंड से आज को बिलोंग करते थे, उनका नाम था श्री जयपाल सिंह था, ठीक है। ध्यानचंद तो उसके बाद बने सबसे बड़े, हमारे इलाहाबाद से, जहां से मैं आता हूँ उत्तर, वहां से ध्यानचंद उनका डोमिसाइल था, वहां के वो पैदाइश थे, लेकिन यहाँ वहां वो उनका धरती था। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये, लेकिन क्योंकि वो तो सबको देना पड़ेगा, फिर रिजर्वेशन आया कि भाई हमारी सारी गवर्नमेंट जॉब में हमको बताना है कि हम बहुत लिबरल हैं, तो सबको हमको SC ST को दलिए। फिर मंडल कमीशन आया, तो जो OBC है उनको भी देना पड़ा, तो इस तरीके से ये हुआ। लेकिन जैसे अब IPL होता है, IPL में ये बाहरी, जैसे समझ लीजिए 10 बाहर की कंपनियां, इंडिया की 10 कंपनियां, इन्होंने मिलकर 10 टीमों में बांट लिया, ठीक है। जैसे कोई टीम आपका लखनऊ को टीम को प्रमोट कर रही है, या तो एक विदेशी कंपनी को क्या मतलब है इंडिया में किसको नेता बनना है, इंडिया में किसको दलित को वोट चाहिए, कि इंडिया में ब्राह्मण का वोट चाहिए, उसे परफॉर्मेंस से मतलब है। अगर आप परफॉर्म करते हैं IPL का, वो पैसा लगाएगी, नहीं परफॉर्म करते नहीं लगाएगी। मैं कैसे कह रहा हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या क्या रोल होता है गवर्नमेंट का और एंटरप्रेन्योरशिप का। देखिए वीवो की कंपनी इंडिया में, वीवो ने IPL करा, चाइना कहीं भी इंडिया का बहुत भयानक बिजनेस होता है, ठीक है, चाहे थोड़ा खिटर पिटर हो। लेकिन जब चाइना में हो तो तुरंत मोदी जी को कहा गया कि वीवो को टाटा ने IPL करा है, टाटा IPL, ठीक है। तो ये होता है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट चाहे तो एक प्राइवेट कंपनी को धक्के मार के निकाल सकती है, क्योंकि उस समय चाइना से लड़ाई हो रही थी, तो कहा सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे थ्रेट है, इसीलिए निकाले। तो फाइनली मेरा कहना ये है कि देखिए, जैसे कि अगर मैं आज कहूं कि अकबर बादशाह के जमाने में ट्रेन नहीं था, बैलगाड़ी से लोग चलते थे, मैं यूपी जाऊंगा अपने घर बैलगाड़ी से, तो आप मुझे पागल कहेंगे। अगर मैं कहूँ कि अब तो उस जमाने में फोन नहीं था, तो हम अब कहेंगे कि पहली प्यार की पहली चिट्ठी कबूतर जा जा जा, अब तो वो नहीं चलता है, अब तो SMS है, व्हाट्सएप है। तो देखिए, जब जब कोई चीज पहली बार आती है, कोई टेक्नोलॉजिकल चीज, जैसे मोबाइल फोन हुआ, जो ये आपका ये वाला ये फोन हुआ हमारा, या बाइक हुआ, या ये हुआ, तो समाज, तो वो एक बहुत ही बड़ी अनोखी चीज रहती है। हमको आज भी याद है, हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग, मेरी मम्मी से पूछते, मम्मी फोन कहाँ होता है, तो मैं चाची से पूछता, चाची फोन क्यों, चाची वो बताते, देखो वो जो गवर्नमेंट बड़े बड़े ऑफिस, तो उसमें फोन होता है, ऐसे गोल 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 घुमाना, 9999333 करके गोल गोल घुमाना पड़ता था उस समय। मैं आपको 1980s की एरा की बात कर रहा हूँ, तब कोई ऐसा नहीं था। टीवी भी बहुत बहुत, हम लोग के घर में, हमको याद है, हमारे घर के बगल में कलर टीवी था, हम लोग मैच देखने जाते थे वहां पर। मैं आपको बाबू सोना था वहां पर, प्रियेश नाम है, तो ये। लेकिन आज अब ये कहीं कोई सब कहते हैं मैं लाइट नहीं देखूंगा, क्योंकि लाइट अकबर के जमाने में लाइट नहीं थी, चंद्रगुप्ता मौर्य के जमाने में और अशोका के जमाने में लाइट नहीं थी, टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, तो मैं अब ऐसे ही चलूंगा। मैं धोती कुर्ता पहन के चलूंगा, तो मैं ऑफिस भी धोती कुर्ता पहन के जाऊंगा, क्योंकि उस जमाने में देवदास, वो दिलीप कुमार धोती कुर्ता पहनते थे। और मैं जो है मैं ये क्या नाम है, मैं टैब नहीं यूज करूंगा, ले मैं टैब में जो व्हाट्सएप है नहीं यूज करूंगा। आज मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, मेरे फादर ने कहा तुम ये व्हाट्सएप तुम रखा करो। एक दिन रियली प्रॉब्लम हो गई, एक दिन उन्हें मुझे कोई अपना सर्टिफिकेट भेजना था, तो मैंने कहा कैसे आप भेजेंगे, तो बगल के किसी आदमी से व्हाट्सएप करके उन्होंने मुझे भिजवाया, तब उन्हें पता चला। तो देखिए, टेक्नोलॉजी जब लाइफ में स्टार्ट होती है तो उसका एम बहुत छोटा होता है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी थोड़ा जब लाइफ बढ़ती है, तो टेक्नोलॉजी उसमें इंटीग्रल पार्ट है। आज के समय क्या आप कह सकते हैं मैं ट्रेन और प्लेन के सिवा मैं बैलगाड़ी से जाऊंगा नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, क्योंकि अकबर बादशाह के समय में बैलगाड़ी चलती थी। या आप कह सकते हैं कि टीवी अंग्रेजों की चीज है, और ये बल्ब जो है एडिसन ने बनाई थी, और हाँ ये जो है क्या मोबाइल जो है ये विदेश से आई थी, विदेशी है, मैं मोबाइल नहीं छूऊंगा, और मोबाइल को मैं दूरभाष यंत्र कहूंगा, और मैं मोबाइल नहीं छूऊंगा। नहीं, अब ये आपके लाइफ का पार्ट है।
तो पहली बार जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो तो वो एक एब्रेशन होता है, वो एक ख्वाब होता है। लेकिन एक समय, आज के इंडिया में, क्योंकि मैंने आपसे बताया मेरे पापा 33 इयर्स बैंक मैनेजरशिप में थे या बैंकर थे, और मोस्ट ऑफ टाइम वो यूपी के रूरल एरियाज में उनका था। तो हो सकता है बहुत रूरल लोग के लिए आज भी प्राइवेट के क्या करा, तो प्राइवेट नौकरी एक का छोड़ दे, में कोनो इज्जत नहीं, आके पुलिसवा ज्वाइन करो, हो सकता है उनके लिए सच है। लेकिन अगर आप एजुकेटेड पर्सन है, अगर आप एजुकेटेड है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भारत की आपकी जो फाइनेंशियल रीढ़ है, शायद आर्मी पुलिस या गवर्नमेंट की बात मैं नहीं कर रहा, रेलवे की बात नहीं कर रहा, जो फाइनेंशियल रीढ़ है इंडिया की, वो है इंडिया की स्टार्टअप और इंडिया की कॉर्पोरेट सेक्टर। अगर इंडिया से एफडीआई, जैसे आपकी, यही आप मेरे घर के थोड़े दूर जाइए, माइक्रोसॉफ्ट खुला है, कहीं नोकिया का है ऑफिस है, कहीं पुणे में जाइए आप, तो वहां पर जो है कॉग्निजेंट कैपजेमिनी का ऑफिस है। इन्होंने जो फंड क्रिएट किया है इंडिया में, इन्होंने जो रेवेन्यू क्रिएट किया और एम्प्लॉयमेंट दिए इंडिया के लड़के लड़कियों को, बच्चों को, इसी ने इंडिया को बचा रखा। अगर आप आज के दिन कह दे कि सारे फॉरेन कंपनी बाहर चलो भारत से, या सब प्राइवेट कंपनी बाहर, सब गवर्नमेंट आए, देश कोलैप्स हो जाएगा, देश में भूखमरी चली आएगी, देश में लोग एक दूसरे को जान से मार देंगे, क्योंकि या एक दूसरे का सर कलम कर देंगे, क्योंकि कोई पैसा ही नहीं बचेगा। मैंने आपको बताया ना, जो भारत का, अगर मैंने जितने मेरी स्टडी है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सिर्फ 3% अर्निंग क्रिएट करता है, 97% अर्निंग कर कॉर्पोरेट सेक्टर करती है। तो ये मेरा पूरा आज का अध्याय हुआ, आपका पूरा चैप्टर हुआ, जिसका कि जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि भारत जब आजाद हुआ 1947 से पहले, तब सब लॉयर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरे क्या नाम है उसका, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल। ठीक है, उस समय देवदास को उसके पिताजी विलायत में लॉ पढ़ने भेजते थे। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, तब ये समझ में आया कि सिर्फ आर्ट्स पढ़ के, लॉ पढ़ के आईएएस बना, क्योंकि आज भी मैं कहता हूँ भारत की सबसे बड़ी सर्विस है सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस। उसके लिए आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट होकर निकाल सकते हैं। ये बात सच है, ये मैं कोई नाटक नहीं करूँ, आप पढ़ सकते हैं, मैं अपने पूरे इंटरनेट पे मैं जो कह रहा हूँ। ठीक है। फिर इसके बाद शुरू हुआ सेकंड फेज था आपका, अगर मैं कहूँ सेकंड फेज था, जो सेकंड उसका जो तात्पर्य है वो था कि बीएससी है, जो तब इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटीज होते, 1960s की मैं बात करूँ, आईआईटीज थे, और बहुत कम इंजीनियरिंग कॉलेज थे, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज तो था ही नहीं कंसेप्शन। ठीक है। तो तब लोग बीएससी लेके पढ़ते थे, और बहुत इज्जत थी बीएससी की, बेटवा साइंस पढ़ा था। और तब जो है फिजिक्स, रियली जो आज भी बीएससी का फिजिक्स का बहुत स्टैंडर्ड कोर्स है, अगर आप अच्छे से पढ़े। ठीक है। फिर इंजीनियरिंग पाया, जब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एक्चुअली महाराष्ट्र से और इन सब और कर्नाटक से खुले, फिर पूरे इंडिया में हुआ, क्योंकि सबको प्राइवेट इंजीनियरिंग, अब तो यूपी में ये हालत है, ये चाचा जी अपनी जमीन बेच के प्राइवेट इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। पहले प्राइवेट इंजीनियर सिविल, मेरे ताऊ जी इलेक्ट्रिकल से पढ़े थे, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल होता था, लेकिन अब आईटी कंप्यूटर साइंस होता है। बल्कि आईटी और कंप्यूटर साइंस का जो इंजीनियरिंग है, उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, जो कि भारतीय इंजीनियरिंग सेवा का सबसे पिनाकल है, टॉप पोस्ट है। लेकिन सब उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो जो आपका एजुकेशन है, जो आपकी एकेडमिक्स है, वो भी डिपेंड होती है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पे, पूरे हद तक नहीं तो बहुत हद तक। जैसे मैंने कहा ना, अगर मैं आज कह दूं, मैं लास्ट की बात करूं, अगर मैं आज कह दूं कि अकबर बादशाह के जमाने में लाइट नहीं थी, टीवी नहीं थी, तो मैं भी, लाइट ना टीवी नहीं, रेलवे नहीं था, तो मैं घोड़ा गाड़ी पे चलूंगा यहाँ से यूपी, या तो मैं पागल हूं या तो मैं मर जाऊंगा। ये तो पहला पॉइंट है। ठीक है। दूसरा, अगर मैं कहूं कि मैं विप्रो में नौकरी करता हूं, लेकिन मैं दिलीप कुमार के साथ धोती कुर्ता पहन के जाऊंगा ऑफिस, तो आप मुझे पागल कहेंगे। भाई धोती कुर्ता, मेरे तो एक कोई शादी थी, मैं कह रहा धोती पहनना इतना कठिन होता है, उधर कुर्ता उसको संभालना, दिन 12 घंटे जॉब करना या 9 घंटे जॉब, पागल होकर हम बेहोश हो जाएंगे। तो समय के साथ साथ आपको चीजें बदलनी पड़ेंगी। शायद मेरे घर की अगर आप बात कीजिए, मेरे मेरे माहौल की बात कीजिए, उन लोग शायद आज भी गवर्नमेंट सर्विस के उस पिनाकल ऑफ ग्लोरी के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं एकेडमिशियन की तरह बात करूं, तो आज ये मैं नहीं कह सकता जैसे आज से 40 साल पहले कि बहुत ही ये क्या करा, तो बेटवा प्राइवेटवा में हो तो तुम तो इंसान है, नहीं हो, ये नहीं कहता। आज की भारत की जो करंट स्थिति है, इसमें जो इंडियन इंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे कि टीसीएस, विप्रो, रिलायंस, अडानी ग्रुप, ये हुआ, और जो एक फॉरेन एफडीआई है पूरे, अगर आप पुणे, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई को देखेंगे, इसमें 50% से ज्यादा कंपनीज जो है, 50 क्या उससे 70% कंपनीज जो है, या तो वो बाहरी कंपनी से, हीरो होंडा की तो कोलैबोरेशन है इंडियन और बाहरी कंपनी का। तब इंडिया की इकोनॉमी इतनी खड़ी हो पा रही है, वरना पाकिस्तान की जैसे ही हमारे हालत ही होते। और मोदी जी जो आज दे रहे हैं कि फ्री घर सर्विस, फ्री शौचालय, फ्री उज्ज्वला गैस योजना, और क्या फ्री मेडिसिन, फ्री कोविड वैक्सीन, एक कोविड वैक्सीन बना, अगर 1,000 रुपए का आता है, उसको सब्सिडाइज वैल्यू सोचिए, और जो फ्री दे रही सोचिए, गवर्नमेंट पे कितना प्रेशर का पैसा हो। क्योंकि मैंने आपसे फिर कहा, कोई चीज फ्री एक डेमोक्रेटिक सोसाइटल सिस्टम में नहीं होती। तभी कोई चीज फ्री होती है जब आप किसी के पॉकेट से किसी के पॉकेट को छीन के, या किसी के मेहनत का, खून पसीने की कमाई, खून पसीने को किसी को सौंप रहे हैं।
ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको जो है, आप अक्खड़ बन के जीवन में नहीं जी सकते, आपको चीजों को समय के साथ चलना पड़ेगा। आज से 60 साल पहले या 70 साल पहले जो बहुत ज्यादा ही अचर्चित थी, बहुत ज्यादा ही आउट ऑफ रेफरेंस कह लीजिए, बहुत ज्यादा ही मतलब कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो आज बहुत बड़ा वैल्यू और आज देश को उसका वो रन कर रहा है। ठीक है। तो ये मेरा आज का पूरा रहा, जिसको कि मैंने कहा कि द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन, द अनसेपरेबल विंग्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, which the people will have to consider as quickly as possible, otherwise it will be too late for Indians and all of us, right? And the second point है, yes, army is very great, we salute before it, even civil servants are very good, everything, but government service provides only 3% of salary or job or income of India, right? And without any reason to glorify every government and to show a fear psychosis before the people who are outside the job of police or civil service, and to show a dadagiri type of thing is very irrelevant in these days. Because if you see from where this came is British India, Indian civil service, Indian police service, Indian administrative service, Indian judiciary, and Indian all of these things, or Indian railways. So if, okay fine, मैंने जैसे आपसे कहा, so if without any reason trying to subdue other people by using this clout of this force is very detrimental to one's country. And secondly, जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर सच मैं, ये मेरा संदेश है उन सभी को जो कि मेरे घर वालों को भी, घर के मतलब अगर मोहल्ले वालों को भी, जो कि सिविल सर्विस के लिए इतने इतने उत्सुक हैं, कि अगर आपको सेवा करनी ही है किसी की, तो आप एक हॉस्पिटल में जाके 10 बच्चों को खाना खिलाए, वो सेवा है। आप 10 बच्चों को पढ़ाई, वो सेवा है। आपको कुर्सी और पोस्ट और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में भारत सरकार लिखने की क्या जरूरत है? अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडियन पुलिस सर्विस एक सेवा है, इंडियन फॉरेन सर्विस एक, इंडियन रेवेन्यू सर्विस एक सेवा है, भारतीय लोक सेवा है, अगर मैं ऐसे कहूँ, या लोक आयोग है, या लोक सेवा है, तो लोक सेवा ही अगर आपका मकसद है जीवन का, तो आप किसी 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 नर्सिंग होम में जाके 10 बच्चों को खाना खिलाइए, किसी 10 गरीबों को पढ़ाइए, वो भी तो सेवा है। ये कुर्सी का घमंड कह लीजिए, या कुर्सी का दिखावा, और हर समय भारत सरकार का लोगो या बैनर को शो करना, ये सेवा नहीं, ये ज्यादा घमंड है, कम सेवा है। ठीक है। और इस एटीट्यूड ने जो है, मैं ऐसा मानता हूं, बेंगलोर को, पुणे को, मुंबई को, दिल्ली, गुड़गांव को, कलकत्ता को, हैदराबाद को छोड़ दी, लेकिन आज भी 80 से 90% भारत में इसने प्राइवेट सर्विस या कॉर्पोरेट सर्विस को बड़ा ही घटिया एक घटिया एक मानसिकता या एक घटिया चीज या घटिया एंटिटी बना के रखा हुआ है इस घमंड ने। और मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं आर्मी के सामने मैं सर झुकाता हूं, सिविल सर्वेंट भी ऐसे, जिनके सामने मैं सर झुकाता हूं, मेरे पापा बैंकर थे, मैं उनके सामने भी सर झुकाता हूं, पुलिस वाले भी अपनी जान दी है उन्होंने, ठीक, या वो जान देंगे आगे चल के, ठीक, शायद कुछ नहीं। लेकिन ये तो चलिए एक पक्ष हुआ मेरे डिस्कशन का। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि ये लेकिन अगर आपको सेवा ही आपका मकसद है, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय रेवेन्यू सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा, ठीक है, अगर आपको सेवा ही है, तो आप किसी हॉस्पिटल में जाकर 10 बच्चों को खाना खिलाइए, किसी कोचिंग में जाकर 10 बच्चों को पढ़ाइए, वो भी तो सेवा है। सेवा के लिए सेवा के लिए हर समय भारत सरकार का चिन्ह होना या उस पर दिखाना। और मैं आपको छोटा एक लास्ट एग्जांपल ले देता हूं, जो आप देखिए, अगर भारत का रिजर्वेशन सिस्टम जो है, इंडियन रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी देखिए गवर्नमेंट सर्विस में ही है, प्राइवेट में तो हो नहीं सकता, क्योंकि फॉरेन कंट्री क्यों आपके देश की इंटरनल पॉलिटिक्स उसे वो लॉस एंड बेनिफिट पे काम कर रहा है। और आर्मी में भी आपने 1% रिजर्वेशन नहीं रखा, ठीक है, आपने सिर्फ जो सिविलियन सर्विस उसमें रखा है। तो इसका मतलब क्या कि इसका अर्थ क्या हुआ, मैं जो कहना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि सब भारत का वर्ग, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो कोई कास्ट हो, चाहे वो नॉन अपर कास्ट हो, या नॉन जनरल हो, ये सभी चाहते हैं, इनका सभी का ये एम है कि हम अपने जो है अपना धौंस दिखा सके, अपना बाहुबल दिखा सके ये। तो मैं वही कहता हूँ कि यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो भारतीय पुलिस सेवा हो, भारतीय रेल सेवा हो, भारतीय टैक्स की सेवा हो, भारतीय रेवेन्यू सेवा हो, भारतीय फॉरेन सर्विस हो, सब सेवा का सम्मान है हम मेरे पास। लेकिन सेवा के लिए होती है। अगर कोई, मैं प्रियेश नहीं, XYZ, सेवा ही करना ही एक एम है, तो आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं बच्चों को। आप
आप एक रेस्टोरेंट में गरीबों को खाना खिलाइए, आप किसी हॉस्टल में खून दे दीजिए, ये भी सेवा है। लेकिन सेवा करने का जो पर्यायवाची है, सेवा करने का जो जो अल्टरनेटिव व्यू है, सेवा करने का जो इक्विवेलेंट माइंडसेट है, वो अपनी धौंस दिखाने से, अपनी अक्खड़ दिखाने से, ये जो चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल है। इसी ने भारत के गाँव में, और अगर आप देखें जो बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, गुड़गाँव को छोड़ दिए, तो इसी ने उस जगह इस प्राइवेट को, या कॉर्पोरेट, प्राइवेट के लिए प्राइवेट वर्ड, आज देखिए मुझे भी शर्म आती है प्राइवेट वर्ड बोलने में, क्या कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विवेचना है, ठीक है। लेकिन इसी ने इस प्राइवेट सर्विस को इतना पीछे खींच दिया है कि आज वहां तो मैं जितना देखता हूँ, मैंने तो अपने घर की एग्जाम्पल देता हूँ, वहां आज भी लोग बड़े ही स्माइल शब्दों में, ये बेटवा का करत हो, तो कोनो प्राइवेट में नौकरी करत हो, तो छोड़ दो, तुम्हारे बाबू मैनेजर रहे, तुम्हारे दादाजी फौजी रहे, ताऊ जी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, तुम प्राइवेट में नौकरी करत हो बेटवा। And it is so shameful, it is so heartly impractical, it is so hurting। आपको अपनी आत्मा अगर है किसी में, आपको अपने जीवन से नफरत हो जाएगी जब वो सवाल पूछेंगे कि बेटा तुम प्राइवेट में नौकरी करत हो, तो छोड़ कोनो पुलिसों में कर लो। चाचा जी कहें तुम फौज में कहे नहीं गए, तभी तो चर्बी है, तो थोड़ा दौड़ो, तो प्राइवेट वाला छोड़ के पुलिसों में नौकरी कर लो। तो मैं, छोड़िए सब जोक्स अपार्ट, तो मैं यही कह रहा हूँ कि पुलिस सेवा हो, रेलवे सेवा हो, इनकम टैक्स की सेवा हो, फॉरेन सेवा हो, सेवा अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन अगर सेवा ही मकसद है, तो हॉस्पिटल में जाकर 10 को खाना खिला दीजिए, 10 बच्चों को पढ़ा दीजिए, वो भी तो सेवा है। सेवा के लिए लोग पे धौंस जमाना, या सेवा के लिए वो बैनर, या सेवा के लिए वो इम्प्रिंटेशन, या वो लोगों का क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, ये मैं आप सबको कहता हूँ, आप विचार कीजिए और इस पे कहिए। आज का टॉपिक वही था कि इकोनॉमिक्स एजुकेशन एंड पोर्टफोलियो, ये भी वर्ड जोड़ देता हूँ, इकोनॉमिक्स एजुकेशन एंड पोर्टफोलियो, द थ्री inseparable part of Indian human life which one must consider for India to grow. Thank you friends, very, very thank you.